हेलो गाइस। तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। सो व्हाट इज दिस इनिशिएटिव एंड हाउ वी आर गोइंग टू वर्क फॉर इट। पहले थोड़ा सा 3 मिनट में आपको ये समझाऊंगी एंड देन वी विल मूव टू द आर्टिकल्स। सो यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी में स्पेशली आप देखते हैं कि आपके पास में ईएसआई ऑफ फाइनेंस में बहुत सारे एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आप लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी होती है कि क्या पॉइंट्स लिखने हैं। नॉलेज में भी कभी कभार कमी लगती है बेस्ड ऑन दैट टॉपिक, राइट। अच्छा, इसके अलावा सेबी में होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, और नबार्ड में अगेन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अलावा आपका ईएसआई और एआरडी होता है। बट एआरडी में भी ऑफ कोर्स यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट ज्यादा नहीं होता फिर भी कंपैरेटिवली। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट है ईएसआई पूरा और सम पार्ट ऑफ एआरडी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना अब अपने डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयारी करेंगे। डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ थोड़ा बहुत एमसीक्यूज का भी हो जाएगा, साथ में यहाँ पर एक एनालिटिकल ब्रेन आपका डेवलप होगा, जिसमें कि आप समझेंगे कि किस तरह से आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए, इंट्रो से लेकर यहाँ पर कंक्लूजन तक क्या चीजें होनी चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिलने वाली है। So what kind of articles or editorials we are going to cover in this particular video series that we are going to start from today? यहाँ पर we will make sure कि जितने भी आपके सिलेबस से रिलेटेड आर्टिकल्स अलग अलग न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में आते हैं, उनको हम कवर करेंगे। ऑल्सो एट टाइम्स क्या होगा, जैसे मैंने मान लो आज की क्लास में 3 आर्टिकल्स कवर करे किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के, ओके। तो उसके बाद में क्या होगा, माइट बी आज 2-3 आर्टिकल्स और इम्पोर्टेंट थे लेकिन कल इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो मैंने बाकी आर्टिकल्स कल डिस्कस कर लेने हैं। ऐसे कर कर हमारे पास में वीकली कवरेज हो जाएगा हमारा बहुत अच्छे से। आपको यहाँ पर उसका केवल रिवीजन करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के साथ में। एंड ये जो सेशन है ये आपको मेंस में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में हेल्प करने वाला है, इंग्लिश एसेज में हेल्प करने वाला है, साथ में यहाँ पर जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपको एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस डेवलप करने में हेल्प करेगा, जहां आपको कुछ की डेटा भी मिलेंगे, along with that आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू आरपीए एकेडमी। आज से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है एडिटोरियल ब्रेकडाउन, जिसमें कि हम अपनी मेंस इंटरव्यू लेवल की तैयारी करेंगे। सो कम ऑन गाइस, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको पता है ना, आपके पास में जो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज वगैरह आते हैं वो भी इन्हीं एडिटोरियल से रिलेटेड आते हैं। तो ऑफ कोर्स जो एडिटोरियल सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, उस एडिटोरियल सेक्शन से आपको अपने मेंस एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स मिलेंगे। तो पूरा का पूरा जो पेपर होगा वो इन्हीं एडिटोरियल्स के थ्रू कवर हो रहा होगा, जो कि आपको आरसी के फॉर्म में, आपको प्रेसी के फॉर्म में और आपके आंसर राइटिंग के फॉर्म में सब में मिलने वाला है। नॉट जस्ट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बट ऑल्सो ईएसआई, फाइनेंस, एवरीथिंग, ओके। तो चलिए, पहला यहाँ पर हमारा आर्टिकल कौन सा है, मिस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड आरबीआई ड्राफ्ट डायरेक्शंस। तो यहाँ पर इंडियन हाउस होल्ड अब ट्रेडिशनल बैंक डिपॉजिट से मूव कर रहे हैं इन सर्च ऑफ हायर रिटर्न्स। पहले क्या कर रहे थे, सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देते थे, एफडी में डिपॉजिट कर देते थे। तो यहाँ पर सेविंग में 2% के अप्रोक्सीमेटली कुछ मिल जाता था और 7 से लेकर 8% के बीच में मिल जाता था आपको एफडीज पर। लेकिन अब यहाँ पर इंडियन हाउस होल्ड उन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से थोड़ा आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां पर मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स रहेंगे। मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। एंड आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन इकोसिस्टम है, आज के टाइम में बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। आप अगर एक एप्लीकेशन मान लो स्टॉक्स खरीदने के लिए जाते हो, आपको 5 एप्लीकेशंस इंडिया की बेस्ट मिल जाएंगी, ठीक है, अदरवाइज तो बहुत सारी है। सिमिलरली आपको इंश्योरेंस लेना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन इकोसिस्टम है, जहां पर रिलेशनशिप मैनेजर्स और एजेंट्स रिटेल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। दे एडवाइज यू, जब आप खरीदने जाओगे कौन सी पॉलिसीज अच्छी हैं, कौन सी नहीं है। एक एग्जांपल जैसे पॉलिसी बाजार है। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल में हम देखेंगे क्या क्या ग्रोइंग कंसर्न है मिस सेलिंग के। अब यहाँ पर मिस सेलिंग भी हो रही है, इन एजेंट्स को कुछ कमीशन मिलता है, उस कमीशन के यहाँ पर वो कमीशन इनकी इनकम है। तो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत बार ये इन्वेस्टर्स को, पॉलिसी होल्डर्स को कहीं ना कहीं भ्रमित कर देते हैं। दे कंफ्यूज देम, दे टेल देम रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंड यहाँ पर मिस सेलिंग हो जाती है। सो
ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं और फ्रंट लाइन स्टाफ करता है बैंक्स का और एनबीएफसी का। तो मिस सेलिंग में क्या क्या आ जाएगा आपका, पोटेंशियल रिटर्न्स को एग्जैगरेट करना। फॉर एग्जांपल ये बताएंगे 14% के रिटर्न्स हम ईयरली बेसिस पर दे रहे हैं, जबकि रियल जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो 8 से 9% ही मिल पा रहे हैं। या फिर जो हिडन रिस्क हैं उनको नहीं बताना, ये डाउन प्ले करना, ऐसा नहीं बताना कि लॉसेस के कितने चांसेस हैं। इसके अलावा अनसूटेबल प्रोडक्ट्स को भी सेल कर देना। एक न्यूज आई थी, एक ओल्ड मैन थे, उनको यहाँ पर जो पॉलिसी सेल की गई वो 2100 समथिंग ईयर में आपकी मेच्योर होती। सच काइंड ऑफ मिस सेलिंग इज आल्सो हैपनिंग इन इंडिया। अब उनको क्या करना है, ही इज ऑलरेडी ओल्ड, ठीक है, अगर कोई 75 इयर्स ओल्ड है तो वो मैक्स टू मैक्स कितना दे जाएंगे, 25 इयर्स मोर, राइट। अभी 2026 चल रहा है, आपने 2100 की पॉलिसी दे दी, वो तो अगर कोई 26 में बॉर्न होगा, हमें उसका भी नहीं पता कि वो 2100 में यहाँ पर अलाइव रहेगा या नहीं रहेगा, स्पेशली इंडिया की पोल्यूशन हालत को देखते हुए। फिर बंडल करना थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को लोन्स और सर्विसेज के साथ में। अब जैसे मान लो मैंने इंश्योरेंस यहाँ पर नहीं लिया था, केवल अपना एक बैंक अकाउंट खोला और बैंक स्टाफ ने क्या किया, मुझे किसी इंश्योरेंस के साथ में लिंक कर दिया। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर कर दी जाती हैं। तो ये सब हमारे पास मिस सेलिंग की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सेबी ने यहाँ पर कुछ रूल्स एडवाइजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए टाइटन किए हैं, लेकिन रेगुलेटरी गैप्स अभी भी बैंक और एनबीएफसी सेल्स स्टाफ के लिए देखने के लिए मिलते हैं। देयरफॉर आरबीआई ने कुछ ड्राफ्ट डायरेक्शन निकाली है, कैसे एडवर्टाइजिंग की जाएगी, मार्केटिंग की जाएगी और सेल्स प्रैक्टिसेस रहेंगी। अब यहाँ पर मिस सेलिंग होती क्या है, पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। मिस सेलिंग का मतलब है कि कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को आप बेच रहे हो जो कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल या उनके फाइनेंशियल गोल से मैच ही नहीं कर रही। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे पास में बहुत हाई रिस्क हो, एज मेरी इनकम और सेविंग्स ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है। मुझे एक स्टेबल रिटर्न चाहिए। मुझे यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड जो कि इक्विटी लिंक्ड था वो सेल कर दिया गया ये बोलकर कि यहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज 14% रिटर्न्स तो कंफर्म्ड हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे रेदर लॉस हो गया, राइट। आर प्रेजेंटेड विद मिसलीडिंग और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, हमें यहाँ पर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सच्चाई नहीं बताई जा रही है। हेल्थ पॉलिसी में खरीदने गई और मुझे बताया ही नहीं कि ये कोऑप्ट पॉलिसी थी। कोऑप्ट पॉलिसी में क्या होगा कि कुछ अमाउंट जो है क्लेमनेंट को पे करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी हालत खराब है, ठीक है, मैं हॉस्पिटल गई, तो यहाँ पर अगर मेरा हॉस्पिटल का बिल लेटेस्ट से 1 लाख रुपीस का बना, तो इसमें पॉलिसी में ये है कि 75% तो इंश्योरर पे करेगा और 25% जो है वो पॉलिसी होल्डर। तो अब मुझे पॉलिसी होल्डर हूँ क्योंकि मैं 25,000 रुपए इस 1 लाख रुपए में खुद पे करने पड़ेंगे, विच इज अगेन नॉट राइट। अब इनको पुश किया जाता है थ्रू प्रेशर टैक्टिक्स एंड हिडन इंसेंटिव्स। तो ये सब अलाउ नहीं किया जाता है। तो एक की कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंडक्ट रिस्क इशू हमें फाइनेंशियल मार्केट्स में देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है हमें? की प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमर रिस्क इशू, राइट। तो हमारे कस्टमर का भी प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा और रिस्क भी यहाँ पर हमारा फेस हो रहा है। रिस्क का मतलब ना, देखो अगर फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात करें तो मेजरली हम लॉस से लेकर चलते हैं कि लॉस के यहाँ पर ऐसे अनप्रेडिक्टेड इवेंट्स और प्रेडिक्टेड इवेंट्स जिनकी वजह से हमें लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो सकता है, ठीक है। अब ये मिस सेलिंग बढ़ क्यों रही है? क्योंकि लोग यहाँ पर हायर यील्ड चाहते हैं, रिटर्न्स हाई चाहते हैं, इन्फ्लेशन का जमाना है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इनकम सोर्सेज यहाँ पर काफी स्टेगनेंट है। इवन अभी यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया गया था ऑल्दो इंडिया की इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है बट सेम पेस पर हमारी पीसीआई नहीं जा रही। और पीसीआई में भी हायर होने का एक रीजन ये है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं या टॉप 10% जो लोग हैं इंडिया में, वो सबसे ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हाउस होल्ड्स को क्या चाहिए कि भाई जल्द से जल्द रिटर्न्स मिले ताकि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर पाए, अपनी यहाँ पर ट्रांजेक्शनरी और प्रिकॉशनरी डिमांड्स को मीट कर पाए। लोअर डिपॉजिट रेट्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स को एनकरेज करती हैं कि वो रिस्कियर प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। अब जितना ज्यादा रिस्क होता है उतने ही हाई रिटर्न्स मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पर
उनको ये नहीं बताया जाता कि इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, कि अगर रिटर्न्स के चांसेस 50% हैं तो लॉस के भी 50% चांसेस हैं, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर क्योंकि फाइनेंशियली उतना लिटरेट नहीं है, इन्फॉर्म्ड नहीं है, गलत डिसीजन ले लेते हैं। कमीशन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स, आई टोल्ड यू एजेंट्स जो होते हैं दे आर अर्निंग कमीशन एज देयर इनकम एंड दे हैव टू सेल मैक्सिमम ऑफ देयर पॉलिसीज और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे आर इन्वॉल्व इन, वो क्या हो इन्वॉल्व विद, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये वॉल्यूम को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स करेंगे ज्यादा तो यहाँ पर ज्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो सूटेबिलिटी की तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे। इंफॉर्मेशन असिमेट्री, अब जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनके पास में, देखो इंडिया में आप देखेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। अगर हम देखें जैसे मान लो आप 12th में थे, है ना, 12th में आपने देखा कि आप लोगों के पास में तो अलग अलग सब्जेक्ट से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे होंगे, कुछ आपके साइंस और कुछ आर्ट साइड से, तो आर्ट साइड और साइंस वालों को तो पढ़ाया ही नहीं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हमारे पास में जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत हाई नहीं है कंपेयर टू ट्रेन्ड इन्वेस्टर्स। फिर आते हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट मॉडल। अब आज के टाइम में जो यहाँ पर बैंकर्स हैं वो लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैंक्स में बड़ा एक प्रॉब्लम है कि बैंक्स में अब यहाँ पर बैंक के प्रोडक्ट से ज्यादा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को सेल करना, म्यूचुअल फंड सेल करना, इन पर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर जो बैंक्स हैं वो एक इनकम, फी इनकम, यहाँ पर देखो बैंक के पास दो कंपोनेंट्स होते हैं इनकम के, एक होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट, एक होता है नॉन इंटरेस्ट कंपोनेंट। नॉन इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या होता है, जैसे कोई फी इनकम वगैरह अर्न की। इंटरेस्ट कंपोनेंट जैसे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, लोन्स, इनसे जो इनकम अर्न कर रहे हैं। अब वो जो नॉन इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसमें फी इनकम ये अर्न करते हैं, कैसे, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर कर। तो अब यहाँ पर आरबीआई की डायरेक्शंस आई, तो इन्होंने बोला कि जो फाइनेंशियल एंटिटीज हैं उनको रिटन कंसेंट लेना होगा बिफोर सॉलिसिटिंग कस्टमर्स। आप कस्टमर्स को यहाँ पर सॉलिसिट कर रहे हो, लुभा के लेकर आ रहे हो कि वो आपके प्रोडक्ट्स खरीदे, सर्विसेज लें यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आपको उनका रिटन कंसेंट लेना होगा that they are ready to buy this insurance policy along with opening their bank account with the bank. So यहाँ पर क्या होगा, अनसॉलिसिटेड कॉल्स जो है या एग्रेसिव मार्केटिंग है वो थोड़ी कम होगी। इसके दो फायदे हैं, कस्टमर का प्रोटेक्शन हो रहा है और बैंकर्स के ऊपर जो वो आपका बहुत बड़ा एक प्रेशर डाला जा रहा है टॉप मैनेजमेंट से, वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। अब मैंडेटरी सूटेबिलिटी असेसमेंट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप यहाँ पर बिना रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल गोल्स, इनकम प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन को समझे हुए नहीं सेल करोगे। मतलब आपको बताना होगा कि भाई कस्टमर जो है, ठीक है, उसको कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितने हमारे पास रिटर्न्स हमें चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारे पास में क्या होता है, अभी डे टू डे एक्सपेंसेस देखने होते हैं, फिर हमें कुछ अपने पास इमरजेंसी के लिए भी पैसा बचा कर रखना होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो हम रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं ऑन रिमेनिंग सेविंग्स, ठीक है, वो होता है। तो हमारे पास कैनिस का, अगर जिन लोगों ने सेबी का एग्जाम दिया है या वो अपेयर कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेशन, ठीक है, 3 तरह की डिमांड होती है किसी भी पर्सन की जिसमें कि वो अपनी इनकम को इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है। देन आता है इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन में आप देखेंगे कि जो चैलेंज है वो क्या है। इन्वेस्टमेंट होराइजन में हम ये देखते हैं कि हमें शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, राइट। हमारा पोर्टफोलियो में हम रिस्क कितना रखना चाहते हैं, कितने स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं, कितना हमें यहाँ पर फिक्स्ड रिटर्न्स चाहिए। तो वो सारी चीजें हैं कि कितनी इक्विटी होनी चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, एफडीज हम कितनी रख सकते हैं। तो ये बातें हमको देखनी होती हैं। तो हमारे पास में आरबीआई ने ये बोला कि उसको ये चेक करने के सूटेबिलिटी चेक्स होने चाहिए, राइट। कंज्यूमर के अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट्स होने चाहिए, रेदर देन कि आपको कितने इंसेंटिव्स उन प्रोडक्ट्स को बेचकर मिल रहे हैं। और ये जो सूटेबिलिटी चेक्स हैं ये हमारे बैंकर्स, एनबीएफसी में लोग या फिर जो भी फ्रंट लाइन स्टाफ है वो अच्छे से जेन्युइन मैनर में करेंगे, रेदर देन कि केवल कंप्लायंस फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ना इंसेंटिव्स और बंडलिंग के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये समझते हैं। अब एम्प्लॉइज जो हैं उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का, जैसे बैंक के एम्प्लॉइज हैं उनको कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंसेंटिव नहीं मिलेगा अगर वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल
मेरे पास एक कस्टमर आया सेविंग अकाउंट के लिए, मैंने उनको बोला कि आपको अगर ये वाला पर्टिकुलर इंश्योरेंस खरीदना है, ठीक है, तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड यहाँ पर जब मैंने इस तरह का एक टारगेट कंप्लीट किया, फॉर एग्जांपल मैंने 100 सेविंग बैंक अकाउंट इस तरीके से खुलवाए एक वीक में, तो यहाँ पर बैंक मुझे बोल रही है कि 10% का कमीशन देगी। ये नहीं होना चाहिए। बंडलिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विद लोन्स, अगर मान लो कोई लोन दिया बैंक ने और तब हमने किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एक्सेट्रा को बंडल किया उस लोन के साथ में, जैसे अभी सेविंग अकाउंट इसका दिखाया था ना मैंने आपको इंश्योरेंस का भी उस तरह से, तो वो यहाँ पर बिल्कुल मना किया गया है, डिस्करेज किया गया है, ताकि किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज ना हो। अब फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो कस्टमर्स जो है उनको कांटेक्ट करना है विद इन 30 डेज आफ्टर सेल। अगर मिससेलिंग आपकी तब भी होती रहती है, मान लो मैंने यहाँ पर अपना कस्टमर को इस तरह के थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को सेल किया, तब 30 दिन के बाद में कस्टमर को एक कॉल जाएगी बैंक की तरफ से। उस 30 दिन के अंदर जो कॉल जा रही है वहां पर कस्टमर को अगर ऐसा लगता है कि मिससेलिंग हुई है, तो पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड किया जाएगा। अलोंग विद दैट जो उनके लॉसेस हुए हैं उसके लिए उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा। बैंक्स को यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बोला गया है कि अगर मान लो आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हो तो इडा की गाइडलाइंस फॉलो करोगे, पेंशन प्रोडक्ट बेच रहे हो पीएफआरडीए की, अगर मान लो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स या कुछ इस तरह की चीजें हैं तो सेबी की, एंड अगर टेलीकॉम अथॉरिटीज की गाइडलाइंस भी हैं तो उनको भी आपको फॉलो करनी है। तो एक यहाँ पर आपको अप्रोच में शिफ्ट मिलेगा कि बैंक्स केवल अपने मेन रेगुलेटर, प्राइमरी रेगुलेटर आरबीआई की बात नहीं सुन रहे हैं, उनको बाकी डायरेक्शंस को भी फॉलो करना है। तो एक कोऑर्डिनेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें देखने के लिए मिलता है। अब आ जाओ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल रोल्स के ऊपर। तो आरबीआई रेगुलेटेड करता है बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसीज को, ठीक है, और फोकस करेगा कि कंडक्ट करे रेगुलेशन एंड कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करे। सेबी क्या करता है, सिक्योरिटीज मार्केट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को देखता है, कैपिटल मार्केट में यहाँ पर उसका रहता है ना, तो ये कैप करेंगे कमीशन, जैसे कोई यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट्स हैं तो उनको कितना कमीशन मिलना चाहिए उस पर एक कैप लगाते हैं, और जो एडवाइजरी नॉर्म्स हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रही हैं। अब आप देखेंगे रेगुलेटरी ओवरलैप इशू, तो पहले क्या था, जो बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर्स थे वो केवल आरबीआई की बात सुन रहे हैं, लेकिन अब उन्हें यहाँ पर बाकी चीजों को भी फॉलो करना है। जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को, तो जो भी रेगुलेटर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है उनकी भी यहाँ पर गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। तो पहले बैंक रिलेशनशिप मैनेजर्स ऑपरेट कर रहे थे आउटसाइड स्ट्रिक्ट सिक्योरिटीज मार्केट कंडक्ट नॉर्म्स, और रेगुलेटरी गैप हमें देखने के लिए मिल रहा था जिसको आरबीआई अब एड्रेस कर रहा है। अब एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो अब हमारा आरबीआई बिहेवियरल रेगुलेशन की तरफ जा रहा है कि हाउ बैंक्स आर बिहेविंग एंड दे मस्ट बिहेव इन अ मैनर दैट प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर, राइट, रेदर देन केवल प्रूडेंशियल सुपरविजन, जहां पर इनको किस तरीके से किसी भी एसेट को नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर करना है, कैसे इनकम को रिकॉग्नाइज करना है, कितनी पेनल्टीज इनके ऊपर लग सकती है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में जा रहे थे, नंबर्स में जा रहे थे, वो नहीं जाना है। उसके साथ साथ इनको यहाँ पर बिहेवियरल रेगुलेशन को भी करना है, तो दोनों चीजें करेंगे। इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पर टारगेट किए जा रहे हैं, आप कैसे इंसेंटिवाइज कर रहे हो अपने स्टाफ को, ठीक है, जो आपके कोर एम्प्लॉइज हैं या फिर आपके एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ताकि मिस सेलिंग यहाँ पर ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पर कस्टमर प्रोटेक्शन को एक्सपेंड किया जा रहा है अक्रॉस डिफरेंट लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। अब की लिमिटेशंस क्या है, क्लैरिटी दी जाएगी ऑन पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर यहाँ पर नॉन कंप्लायंस होता है तो किस तरीके से पेनल्टीज लगेंगी उस बात पर अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि कितनी पेनल्टीज होनी चाहिए। सुटेबिलिटी क्राइटेरिया अभी भी अनडिफाइंड है, मीनिंग हमें नहीं पता है कि कौन सा जो आपके पास में, जैसे इन्होंने बोला कि इनकम प्रोफाइल देखनी है, बट किस इनकम प्रोफाइल में कितने तक का प्रोडक्ट आप यहाँ पर शो कर सकते हो कस्टमर के लिए, वो सब चीजें नहीं बताई गई हैं। एनफोर्समेंट इफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करेगी कि कंप्लेंट्स को आप कैसे रिजॉल्व कर रहे हो। तो ओम्बड्समैन कंसर्न्स ये हैं कि भाई रेजोल्यूशन आपका स्लो हो सकता है कंप्लेंट्स का, कॉम्पनसेशन जो है वो यहाँ पर जो लॉसेस हैं वो लिमिटेड हो सकते हैं, माइट भी जो रियल यहाँ पर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो दी नहीं गई। और डेटरेंस की अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज की,
तो देखो डेटरेंस कैसे क्रिएट होगा कि अगर पेनल्टीज थोड़ी स्ट्रांग हैं, उनको पता है कि भाई बहुत लॉस हो सकता है बैंक्स को, या फिर यहाँ पर रेपुटेशन डैमेज होगा, तो ऐसी सिचुएशन में तो कहीं ना कहीं वो इन चीजों को स्ट्रिक्टली लेते हैं। बट अभी जो डेटरेंस है वो काफी वीक है। अब इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम्स पर क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे? तो सबसे पहले ट्रस्ट हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो परसिस्टेंट मिस सेलिंग हो रही है जिसकी वजह से रिटेल पार्टिसिपेशन कम हो रहा है और फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा हार्म होता है। अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट में 3.27% समथिंग इस तरीके का यहाँ पर एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, लेकिन 3% के अराउंड अभी तक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर भी उतना ही था, तो वो परसेंटेज भी नहीं बढ़ रही क्योंकि मिस सेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो ट्रस्ट कम होता है। फिर हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं, अब वो फिजिकल एसेट्स और डिपॉजिट से, जैसे पहले क्या कर रहे थे, गोल्ड खरीद लिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, राइट, इन्वेस्ट कर दिया एज इन कोई घर प्रॉपर्टी खरीद ली, या फिर बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया एफडीआरडी में। अब क्या है, अब वो यहाँ पर बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ईटीएफ, जैसे गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, बहुत डिमांड बढ़ रही है। तो इस तरह की चीजें हो रही है, लेकिन ये स्लो डाउन हो सकता है अगर ट्रस्ट डिक्लाइन होगा। और डिक्लाइन क्यों हो रहा है ट्रस्ट? क्योंकि मिस सेलिंग हो रही है। फिर फी इनकम मॉडल ऑफ बैंक्स, आप जानते हैं प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं उनकी अप्रोक्सीमेटली 50% इनकम केवल फी बेस्ड होती है। अब बैंक्स को दो तरह से इनकम मिलती है, एक होता है यहाँ पर इनका इंटरेस्ट इनकम जो बैंक्स अर्न करते हैं, जैसे आपने कोई लोन दिया है ना, या फिर यहाँ पर क्रेडिट कार्ड इशू किए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्रेडिट यहाँ पर कैश क्रेडिट फैसिलिटी, इनके थ्रू। दूसरी होती है नॉन इंटरेस्ट इनकम जिसमें बैंक्स कुछ फीस चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है उस पर बैंक ज्यादा हैविली डिपेंडेंट होने लग गए हैं, और अगर हम स्ट्रिक्ट रूल्स लेकर आएंगे जिससे कि क्रॉस सेलिंग जो एग्रेसिवली की जा रही थी बैंक्स के थ्रू वो कम हो, तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है वो भी रिड्यूस हो सकती है। बस ऑफ कोर्स जो लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी है हमारे बैंक्स की वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब ग्लोबली क्या रेगुलेटरी ट्रेंड चल रहा है, तो रेगुलेटर्स जो है ग्लोबली वो अब डिस्क्लोजर बेस्ड रेगुलेशन से कंडक्ट बेस्ड पर सुपरविजन पर जा रही हैं। मीनिंग पहले ये बोला जाता था कि वो सभी डिसीजन जो कि वो सभी इंफॉर्मेशन जो कि इकोनॉमिक डिसीजन हमारे यहाँ पर किसी इन्वेस्टर का बदल सकते हैं, ठीक है, वो हमें डिस्क्लोज करने हैं, विच इज ऑल्सो द पिलर 3 ऑफ बाज़ेल नॉर्म्स। अब हम कंडक्ट की तरफ जा रहे हैं कि हाउ अवर employees or the staff of banks or other financial institutions are conducting themselves, और उसके अकॉर्डिंग उनका सुपरविजन किया जा रहा है ताकि अच्छे कस्टमर आउटकम्स हमें देखने के लिए मिले। अब यहाँ पर कुछ की टर्म्स हैं जो कि आपके इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में आई थी, जैसे कि डार्क पैटर्न्स। तो यहाँ पर वो कम्युनिकेशन या प्रैक्टिसेस या डिजाइन हैं जो कि कस्टमर की चॉइसेस को मैनिपुलेट कर रही हैं। एक्सप्लिसिट कंसेंट होता है, देखो दो कंसेंट होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या है, मुझे एज अ कस्टमर ज्यादा इन्फॉर्मेशन खुद भी नहीं पता चल पाई, एज वो बातें यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं लिखी थी, मुझे तो बस बोल दिया बैंक ने कि यहाँ पर साइन कर दो, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, और टीएनसी में छोटा छोटा लिखा हुआ था, ये हो गया इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट है कि यहाँ पर मैंने या तो खुद से लिखा या तो कोई एक अलग से पेज दिया गया कि इसको पहले रीड करो, रीड करने के बाद में ही आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये रिटन अप्रूवल होता है बिफोर सॉलिसिटेशन या फिर मार्केट कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर अगर आप एक प्रोडक्ट किसी इन्वेस्टर को या किसी कस्टमर को सेल कर रहे हो तो उनकी रिस्क प्रोफाइल देखो, कितना रिस्क वो ले सकते हैं, उनके फाइनेंशियल गोल्स कैसे हैं, अकॉर्डिंगली यहाँ पर उस प्रोडक्ट्स आप ऑफर करोगे। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो कि हमारे बैंक ने इशू नहीं किए लेकिन उनके थ्रू बेचे गए हैं, जैसे इंश्योरेंस वगैरह का मैंने एग्जांपल दिया था। तो हमने क्या क्या समझा, हमने समझा कि कंडक्ट रिस्क अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है क्रेडिट या मार्केट रिस्क से। अगर क्रेडिट या मार्केट रिस्क के बारे में आपको नहीं पता है तो मेरे बाज़ेल नॉर्म्स के लेक्चर को आप देख सकते हैं, फाइनेंस के सभी इकोनॉमिक्स फाइनेंस की वीडियोस आपके सभी एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी रेगुलेटरी एग्जाम्स है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज स्टैटिक का मैंने फर्स्ट यहाँ पर फ्री कर रखा है, तो आप आसानी से जितनी भी हमारी वीडियोस है उनको देख सकते हैं, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और यहाँ पर फाइनेंस के 3 शॉर्ट्स मैंने दे रखे हैं आपको, ठीक है, अलग अलग रेगुलेटरी एग्जाम से रिलेटेड, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है हमारे रेगुलेटर्स के बीच में, और बिहेवियरल रेगुलेशन अब हमारा
एक नया पिलर बनकर आ रहा है फाइनेंशियल सुपरविजन में। नेक्स्ट आ जाओ फाइनेंस कमीशन के ऊपर। अब आपको पता है 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी जो उन्होंने अक्टूबर में दी थी एंड इसके ऊपर पार्लियामेंट्री डिस्कशंस वगैरह चल रही हैं, तो ऑफ कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है और पीआरएस में तो इसका पूरा का पूरा एक आपको यहाँ पर पीडीएफ भी दे दिया गया था जिससे आप पढ़ सकते हैं। तो आज का ये जो आर्टिकल है इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो धीरे धीरे हमारा फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, पहले हमारे पास में जो थर्ड टियर होता है गवर्नमेंट का विच इज आपका लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, उनको हम कवर कर कर चल रहे थे। लेकिन अब ये धीरे धीरे आपका बदलता जा रहा है जिसमें कि यहाँ पर जो इन्होंने एलोकेशन की है वो रेगुलर रूरल लोकल बॉडीज के लिए कम कर दी है और जो हमारे यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज है उनके लिए इम्प्रूव कर दी है। तो उसी के ऊपर से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स हैं जिसके बारे में इस एडिटोरियल में डिस्कस हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल के साथ में। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास में एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और एक स्टेट गवर्नमेंट थी। इसके बाद में आर्टिकल यहाँ पर आए थे जिसमें कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंडर हमने लोकल गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया और हमारा जो फेडरलिज्म का हिस्सा था वो मल्टी टीयर बन गया। तो इन्होंने इंडिया के फिस्कल स्ट्रक्चर को भी ट्रांसफॉर्म किया, एक थर्ड टीयर बना गवर्नेंस का पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के थ्रू एंड इंडियन फेडरलिज्म जो है अब वो मल्टी टीयर्ड हुआ। फिर फाइनेंस कमीशन किसके अंडर सेटअप होता है, आर्टिकल 280 के अंडर। तो इसको भी एक्सपेंड किया गया कि अब यहाँ पर आप लोकल गवर्नमेंट के लिए जो फाइनेंस हमें अलोकेट करने हैं उसकी भी बात करोगे। तो मेजर्स इनको रिकमेंड करने थे ताकि स्टेट कंसोलिडेटेड फंड्स जो हैं लोकल बॉडीज के लिए वो ऑगमेंट किए जा सकें। फाइनेंस कमीशन यहाँ पर ये मैंडेट को कंटिन्यू तो कर रहा है 16 वाला, लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग कि किस तरह से इन्होंने एलोकेशन की है और एनालिटिकल ट्रीटमेंट कैसा किया गया है लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसेस का। स्पेशली हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स को इस आर्टिकल में रेस किया गया है। तो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंडेटरी होता है नेचर में और लोकल फिस्कल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने का काम इनका है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसे डिपेंड जो इनको करना था वो इन्होंने ठीक से नहीं किया है, ऐसा हमारे पास में इनका बोलना है। तो देखो स्टेट फाइनेंस कमीशन होते हैं जिसमें कि यूनियन फाइनेंस कमीशन डिपेंड करता है कि स्टेट्स का फिस्कल कंसोलिडेटेड डेटा जो है वो कैसा रहेगा। अब बहुत सारे स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होते हैं वो डिले कर दिए जाते हैं, वीक होते हैं या प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होते, जिसकी वजह से जो फिस्कल सेंट्रलाइजेशन है वो अनइवन हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर FC16 का जो ग्रांट स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है। तो अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये चेंज किया गया है और क्या यहाँ पर इसके इम्पैक्ट रहेंगे। तो पहले आप समझो मल्टी टीयर फिस्कल फेडरलिज्म क्या है। अब हमारे पास यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट से, जैसा मैंने समझाया, तो इससे डेमोक्रेसी को डिपेंड किया जाएगा, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव की जाएगी और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को भी हम बढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास में लोकल गवर्नमेंट की जो कैटेगरीज है वो दो हैं, एक है रूरल और एक है अर्बन लोकल बॉडीज। रूरल में ऑफकोर्स पंचायत आ जाती है, ग्राम पंचायत आपकी ऑपरेट करती है विलेज लेवल पर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कुछ यहाँ पर रूरल लोकल बॉडीज देखने के लिए मिलती हैं। अर्बन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज और नगर पंचायत होती हैं। अब यहाँ पर ओन सोर्स रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो जो रेवेन्यूज हमारी लोकल गवर्नमेंट खुद से चार्ज करेंगी, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ठीक है, अलग अलग तरह के ना टैक्स लगा देती हैं ये। या फिर यहाँ पर मान लो कोई टूरिस्ट एरिया है तो वहां घूमने जाओगे, वो लोग एक फी चार्ज करते हैं और यूजर चार्जेस होते हैं जिसके थ्रू इनकी फिस्कल ऑटोनॉमी, जो इंडिपेंडेंस है इनकी, वो यहाँ पर बरकरार रहती है। अब आ जाओ FC16 में अलोकेशन स्ट्रक्चर क्या है और इसके साथ में क्या इश्यूज रिलेटेड हैं। तो ये बोल रहे हैं कि देखो जो टोटल प्रपोज ग्रांट्स हैं वो अराउंड 7.91 लाख करोड़ हैं 2026-31 के लिए। लेकिन जो एलोकेशन पैटर्न है वो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है। तो ये बोलते हैं कि भाई देखो ठीक है 7.91 लाख करोड़ रुपीस अच्छा है, दिया है इन्होंने, लेकिन जो रूरल अर्बन स्प्लिट किया है वो 55-45 का रेशियो करा है, जबकि पहले ये 66-34 था। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि अर्बन लोकल बॉडी ज्यादा अर्न करती होगी या रूरल, आप भी जानते हैं अर्बन ज्यादा अच्छे से अर्न कर पाते हैं, राइट, ऑफ कोर्स फॉर वेरियस रीजंस।
या फिर उनके पास में टैक्स कलेक्शन कैपेसिटी अच्छी है, अर्बन में उतनी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है बट रूरल में नहीं होती। तो पहले अगर आपके पास 100 रुपए थे तो आप 55 रुपीज रूरल को और 45 अर्बन को देते थे, बट सॉरी दे रहे हो अब। और जो पहले था वो क्या था कि पहले इनको 66 रुपीज मिलते थे और यहाँ 34 जा रहे थे। तो हम ये देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा रिडक्शन हुआ है पीआरआईज के अलोकेशन में। अब इनको केवल यहाँ पर 55 रुपीज मिलेंगे जो पहले 66 मिल रहे थे। तो एक रिलेटिव रिडक्शन देखा गया इन द शेयर ऑफ पीआरआईज। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ बेसिक और परफॉर्मेंस ग्रांट्स की बात की है। अब ये बोल रहे हैं कि देखो 80% तो बेसिक ग्रांट्स दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अनकंडीशनल सपोर्ट बेसिकली, और 20% हम परफॉर्मेंस ग्रांट्स देंगे जो कि गवर्नेंस स्टैंडर्ड कैसा है उससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मान लो एक यहाँ पर रूरल पंचायत है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और दूसरा भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो हमने क्या करना है, जो 20% ग्रांट्स हैं उनमें इनका शेयर बड़ा होगा, इसका शेयर कम होगा जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो ये है परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट्स। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो स्टेट है, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रहे हैं इफेक्टिव यूनियन ग्रांट साइज जो था अराउंड 7.18 लाख करोड़ का। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि स्टेट जो हैं उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा मैचिंग फंड्स को। प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेट गरीब हैं वो यहाँ पर मैचिंग शेयर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, हेंस जो ग्रांट इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस हो सकती है। और यही एक इंटर गवर्नमेंटल फाइनेंसेस में एक इश्यू हमारे सामने आ रहा है जिसको इस एडिटोरियल में भी डिस्कस किया गया है, जहां पर ये बोलते हैं कि जो कंडीशनैलिटी है ये अवार्ड का, ग्रांट्स क्यों दिए जाते हैं, एक अवार्ड की तरह दिए जाते हैं, उसको अंडरमाइन कर रही है। तो इन्होंने सबसे पहले बात की है अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट्स की। यहाँ पर आप देखेंगे कि 16 फाइनेंस कमीशन अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट लेकर आए हैं, जहां पर ये बोल रहे हैं कि देखो इंडियन सिटीज को बहुत ही रैपिडली यहाँ पर एक्सपेंड करना है और इसके लिए क्या करो, आप अपनी अर्बन लोकल बॉडीज के साथ में पेरी अर्बन विलेजेस को मर्ज कर दो। पेरी अर्बन विलेजेस क्या है, जो बॉर्डरिंग विलेजेस है ना किसी सिटीज से, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सिटी है, अब सिटीज के बॉर्डर में उसके पेरिफेरल पर यहाँ पर कुछ विलेजेस होंगे, इनको भी मर्ज कर दो इस सिटी के साथ में, ताकि ये जो अर्बन बॉडी है इसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो पाए। तो FC16 यहाँ पर इंसेंटिव देती है कि मर्ज करो पेरी अर्बन विलेजेस को लार्जर लोकल अर्बन बॉडीज के साथ में, बट कुछ कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स क्या है, हाई स्टेट मैचिंग कंट्रीब्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ये बोल रहे हैं कि देखो सबसे पहले तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आएंगे तो जो फंडिंग चाहिए वो बहुत हैवी चाहिए। तो यहाँ पर हाई की जगह हैवी अगर हम रखें, हैवी फंड्स की हमें रिक्वायरमेंट है, और अगर हैवी फंड्स यहाँ पर चाहिए तो क्या स्टेट्स उन्हें प्रोवाइड कर पाएंगे, तो डिलेस पॉसिबल है। दूसरा, ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस को इग्नोर किया गया है, वो क्या है, इन सीटू अर्बनाइजेशन। रूरल एरियाज को डेवलप करो लेकिन ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव मर्जर्स मत करो, जो रूरल एरिया है, जो गांव है, उसी को डेवलप करो, क्यों उसको सिटी के साथ में मिला रहे हो। तो लैक ऑफ डिस्कशन देखा गया इन सीटू अर्बनाइजेशन के साथ में। इन सीटू अर्बनाइजेशन का मतलब समझे कि आप रूरल एरियाज को डेवलप कर रहे हो, उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली मर्ज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अटेंशन जो एनवायरमेंटल इश्यूज पर है, स्लम्स पर है, अर्बन पॉवर्टी पर है, वो बहुत ही लिमिटेड रखी गई। यहाँ पर हमारे पास में प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी आर्टिकल 243 ZD और 243 ZE के अंडर, जिसको यहाँ पर स्ट्रॉन्गली इंटीग्रेट ही नहीं किया गया है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस अगर हम देखें तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई देखो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को आपको इंटीग्रेट करना होगा लोकल प्लानिंग के साथ में। बट इस एडिटोरियल में ये बोला गया कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये सफिशिएंटली इंटीग्रेट नहीं किए गए हैं कमीशन की अर्बनाइजेशन स्ट्रैटेजी में। फिर बात आती है स्टेट फाइनेंस कमीशन की। तो यूनियन फाइनेंस कमीशन डिपेंड करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस पर, लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट फंक्शनिंग होगी स्टेट फाइनेंस कमीशंस की तो फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन आउटकम्स भी हमारे अफेक्ट होते हैं। मतलब देखो हमें यहाँ पर ओन सोर्स रेवेन्यू समझ में आया कि भाई रेवेन्यूज तो ये अर्न कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स, यूजर चार्जेस, फीस से, लेकिन हमारे पास में प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो स्टेट्स हैं
अगर उन्हें ही इनफ फंड नहीं मिलेगा तो कैसे वो यहाँ पर अपने जो लोकल बॉडीज हैं उनको यहाँ पर स्टेट्स जो है सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनकंसिस्टेंट फंक्शनिंग है एसएफसीज की, कभी आपके ये डिले हो जाते हैं, कभी प्रॉपरली चीजें नहीं बता पाते हैं, तो कैसे मेंशन होगा। फिर फिस्कल कैपेसिटी और डेटा इनसाइट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि जो टोटल ओन सोर्स रेवेन्यू है टैक्सेस वगैरह के थ्रू 2023-24 में अबाउट 1.18 लाख करोड़ रुपीस था और पीआरआई कंट्रीब्यूशन रफली 14.7% था। पर कैपिटा ओएसआर गैप अगर हम देखें तो अर्बन लोकल बॉडीज जनरेट करती है 10 टाइम्स मोर रेवेन्यू। तो वो जो 6634 था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका ऐसा बोला जा सकता है कि एक अच्छा यहाँ पर जो हमने डिवीजन रखा था, राइट, लेकिन अभी इसको 55-45 कर दिया। एक बॉडी जो ऑलरेडी 10 टाइम्स अर्न कर रही है मुझसे ज्यादा, उसको ज्यादा फंड्स क्यों देने हैं ग्रांट्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल डिस्पैरिटी देखी जाती है रूरल और अर्बन फिस्कल कैपेसिटी में। तो ये जो हमारे पास में यहाँ पर एक आप देख रहे हैं कि फिस्कल डिस्पैरिटी आ गई है, इसमें हमारे पास अर्बनाइजेशन फिस्कल ऑटोनॉमी तो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि सिटीज ज्यादा अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर दे रही हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, लेकिन जो रेवेन्यू डिपेंडेंस है उस पर एक डिबेट बन जाती है। कमीशन कहता है कि लोकल बॉडीज बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर कमीशन ने ये बोला कि हैवी डिपेंडेंस है हमारी लोकल बॉडीज का ट्रांसफर्स के ऊपर, और डेटा सजेस्ट करता है कि अर्बन लोकल बॉडीज तो एक सिग्निफिकेंट शेयर अपने खुद के रेवेन्यूज का इंडिपेंडेंटली निकाल रही है, स्पेशली जो लार्जर सिटीज हैं। तो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से अब हम इस चीज को समझेंगे, ठीक है, हमारे एडिटोरियल के थ्रू और हमारी खुद की इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो आप देखेंगे कि डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफी वीक हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90% जो इनका टैक्स का पोटेंशियल है वो अभी भी अनटैप्ड है। यहाँ पर जो हम अपने पास में टैपिंग द अपॉर्चुनिटीज, यू नो ना कि हमारे पास सेवरल अपॉर्चुनिटीज हैं, हम कौन सी यहाँ पर अपनी ग्रैब कर सकते हैं, अभी तक नहीं कर पाए हैं 90% टैक्स पोटेंशियल को। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए बहुत ही लिमिटेड है और ग्रांट्स के ऊपर ओवर डिपेंडेंस देखी गई है, पॉलिटिकल रिलक्टेंस देखी गई है टू इम्पोज लोकल टैक्सेस, लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है जिसकी वजह से एक वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस होता है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ती जा रही हैं लेकिन जो रेवेन्यू की पावर है वो लो है। अब कंडीशनल ग्रांट्स वर्सेस लोकल ऑटोनॉमी देखते हैं। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो परफॉर्मेंस ग्रांट्स हैं ये ऑडिट स्टैंडर्ड्स, रिपोर्टिंग नॉर्म्स, स्टेट मैचिंग रिक्वायरमेंट्स हमें बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करने की बात की गई है, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग की बात की गई है और बैलेंस करना है ऑटोनॉमी को फिजिकल डिसिप्लिन के साथ में जो कि अभी भी हमारे लिए एक चैलेंज है। तो यहाँ पर एक प्रपोजल आया है फॉर अ लोकल लिस्ट। तो इसमें ये क्या बोलते हैं, इसमें ये बोल रहे हैं देखो कंडीशनल ग्रांट्स वर्सेस लोकल ऑटोनॉमी में तो हमें ये है कि अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कंडीशनैलिटी लगा देंगे तो लोकल ऑटोनॉमी कम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर एक क्लासिकल फिस्कल एंड फेडरलिज्म डिबेट चलती है, कंट्रोल वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, वो देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर प्लानिंग आर्किटेक्चर हमें देखने के लिए मिलता है जिसमें कि पहले इसे देखो, एडिटोरियल सजेस्ट करते हैं कि जो 7 शेड्यूल है इसको अमेंड कर दो ताकि यहाँ पर एक लोकल लिस्ट आपकी इंट्रोड्यूस की जाए, उसमें एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट की वो आप बताओ। अब इकोनॉमिक और गवर्नेंस इम्प्लीकेशन देखते हैं। तो ये आपका ना इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का जो पार्ट है उस वाले चैप्टर से रिलेटेड है, राइट, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। तो आपके तीनों ही एग्जाम में है। डिसेंट्रलाइज सर्विस डिलीवरी, लोकल गवर्नमेंट्स इंक्रीजिंगली फ्रंट लाइन एजेंसीज जो हैं, ठीक है, इंप्लीमेंट कर रही है यूनियन और स्टेट स्कीम्स को। तो अब हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि हमारे पास में जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को काफी अच्छे से इंप्लीमेंट कर रही हैं। फाइन, तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज हो चुकी है। रूरल अर्बन फिस्कल इम्बैलेंस की बात करें तो फिस्कल स्ट्रेंथ यहाँ पर अर्बन बॉडीज की ऑफकोर्स ज्यादा है। तो अगर डेवलपमेंटल डिस्पैरिटीज बढ़ रही हैं, ठीक है, यहाँ पर कब तक बढ़ेंगी, जब तक रूरल कैपेसिटी हमारी हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जो अनटैप्ड 90% टैक्स अपॉर्चुनिटीज थी उनकी टैपिंग नहीं होगी।
एनवायरमेंटल और अर्बनाइजेशन कंसर्न्स की बात हो रही है। तो अर्बन प्लानिंग जो है वो एड्रेस करता है पोल्यूशन को, स्लम एक्सपेंशन को और माइग्रेशन प्रेशर को अलोंग साइड इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो हमारे पास में यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे अर्बन प्लानिंग हो रही है, ठीक है, तो अर्बन प्लानिंग की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं पोल्यूशन को एड्रेस किया जाना चाहिए। स्लम एक्सपेंशन जो हो रहा है उसको भी यहाँ पर एड्रेस करेंगे प्रॉब्लम को, क्योंकि स्लम्स की लाइफ अच्छी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि स्लम्स में लोगों को केवल घर मिल रहा है, वहां पर ना आप देखेंगे एकदम अनहाइजीनिक सिचुएशन में वो लोग रहते हैं, प्रॉब्लम्स उनके साथ में, बीमारियां बहुत होती हैं, राइट, लिविंग स्टैंडर्ड्स काफी पुअर होते हैं। इन शॉर्ट, माइग्रेशन जो है रूरल से अर्बन की तरफ वो भी बढ़ता जा रहा है अलोंग साइड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पर कुछ की टर्म्स जो यूज की गई है इस एडिटोरियल में, ओन सोर्स रेवेन्यू, जो रेवेन्यू लोकल बॉडीज खुद से रेस कर रही है थ्रू टॉक टैक्सेस या फिर यूजर चार्जेस, बिना किसी हायर लेवल ट्रांसफर्स के ऊपर रिलाई किए हुए। परफॉर्मेंस ग्रांट्स, ट्रांसफर लिंक कर रहे हैं टू अचीविंग गवर्नेंस ऑडिट ऑफ फिस्कल बेंचमार्क। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, रिस्पॉन्सिबल है कंसोलिडेट करने के लिए, ठीक है, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके अलावा एग्जाम लेंस जो है फिस्कल फेडरलिज्म इंडिया में शिफ्ट कर रहा है टवर्ड्स परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर्स। इसके बाद में यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज एमर्ज कर रही हैं फिस्कली स्ट्रॉन्गर एक्टर्स कंपेयर टू रूरल इंस्टीट्यूशंस। डिसेंट्रलाइजेशन डिबेट्स यहाँ पर इंक्रीजिंगली फोकस कर रही है अकाउंटेबिलिटी वर्सेस ऑटोनॉमी के बीच में, कि हमें अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए या ऑटोनॉमी देनी चाहिए, उसके ऊपर ये बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आपको पता है एआई एडॉप्शन के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कॉपरेशन एंड लीडरशिप से रिलेटेड ये पर्टिकुलर आर्टिकल है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अभी एक की ड्राइवर बन गई है प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की। अब ये जो एडिटोरियल है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की लीडरशिप की बात करता है एआई अडॉप्शन और कोलैबोरेशन में, जो कि एआई इम्पैक्ट समिट जो करेंटली चल रही है, इतने सारे इसमें अभी तो खैर काफी सारे प्रॉब्लम्स पता चल रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ अच्छी चीजें भी होगी। तो यहाँ पर एआई इम्पैक्ट समिट जो हमारे न्यू दिल्ली भारत मंडपम में हो रही है, एंड फोकस किया जाएगा कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी एक्शन, रिस्पॉन्सिबल एआई डिप्लॉयमेंट, बायलैटरल टेक्नोलॉजी एंड कॉर्पोरेशन के ऊपर। तो यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, पहले एआई जो था वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करता था। अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो एआई को एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी की तरह देखते हैं, मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये हमारे पास एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, वैसे ही जीपीटी भी बन चुका है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म कर रहा है प्रोडक्टिविटी को, लेबर मार्केट्स को। इसके अलावा यहाँ पर हमारे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स इंप्रूव हो रही हैं और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती जा रही है। तो जब भी आप यहाँ पर एक एआई से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करोगे, ना ही केवल ऑटोमेशन। इवन यहाँ पर आपकी जो आप कभी अपने डिस्क्रिप्टिव एसेस लिखोगे वहां पर भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी है। सो एआई एज स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंज यहाँ पर क्या क्या लेकर आ रहा है। तो देखो हमारे पास में एआई जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी समझते हैं, पहले मल्टीपल सेक्टर्स में काम कर रहा है। पहले पास टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुए थे, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट, ऐसे ही रीशेप कर रहा है लेबर मार्केट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को। तो एआई यहाँ पर कैसे ड्राइव हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ड्राइवर्स ऑफ एआई अडॉप्शन, एआई अडॉप्ट कैसे हो रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ का पॉलिसी सपोर्ट मिल रहा है, रिसर्च कोलैबोरेशन कर रही है और यहाँ पर वर्कफोर्स रीस्किलिंग हो रही है। तो एआई अडॉप्शन रेट्स बहुत हाई हैं, मेजॉरिटी ऑफ एंटरप्राइजेस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में इंटीग्रेट कर रहे हैं एआई को अपने ऑपरेशंस में, इवन ग्लोबली। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क और नेशनल स्ट्रेटजीज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एआई प्लान आया है, जिसमें ये रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, सेफ्टी और रिस्क मिटिगेशन को एम्फसाइज करते हैं, प्रोडक्टिविटी और इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एआई जो है वो 4 चैनल से काम करता है, ऑटोमेशन हमारे रूटीन वर्क का, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट रिडक्शन, एफिशिएंसी गेन्स और न्यू इनोवेशन इकोसिस्टम। तो अब हम धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे कि कैसे एआई और इंडिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं। इंडिया की एआई अप्रोच क्या है,
सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम इसको यूज कर रहे हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस सभी में इसकी एप्लीकेशन देखी जा रही है। तो दोनों ही कंट्रीज सेफ, एथिकल, इंक्लूसिव डिप्लॉयमेंट चाहते हैं एआई टेक्नोलॉजीज का। तो बायलैटरल कॉर्पोरेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंडर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेट करेंगे साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, साइंटिफिक रिसर्च और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंडर। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोर देन 90 कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स अक्रॉस क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, एग्रीकल्चर और हेल्थ में यहाँ पर इन्होंने साथ में, ठीक है, एक तरीके से रिसर्च फंड्स यहाँ पर स्टार्ट किया है जो कि इसमें हेल्प करेगा। तो अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको समझते हैं, हमारे पास में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही यहाँ पर दो ना ही केवल डोमिनेंट टेक सुपर पावर्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि दोनों ही यहाँ पर यूएस या चाइना की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नेंस नॉर्म्स हैं उनको यहाँ पर कॉर्पोरेशन के थ्रू सपोर्ट कर रही हैं। और इंडिया में 71% एंटरप्राइज अडॉप्शन हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में ये 50% से ज्यादा है। तो दोनों का ही अडॉप्शन रेट एआई को लेकर काफी हाई है। अगर हम बात करें, रैपिड अडॉप्शन सिग्नल्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, डिजिटल इकोसिस्टम मैच्योरिटी भी हमारी अच्छी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड कर रही है, वर्कफोर्स हमारे पास स्किल्ड है, गवर्नमेंट एआई स्ट्रेटेजीज हैं और स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इंडिया में पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई, आधार लिंक्ड प्लेटफॉर्म ये एक्सलरेट कर रहे हैं एआई इंटीग्रेशन को। तो नेशनल एआई स्ट्रेटेजीज में हमें ये समझ में आया कि इंडिया एआई फॉर डेवलपमेंट, पब्लिक इंफ्रा, इंक्लूसिव इनोवेशन की तरफ जा रही है, जैसे हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स में, एग्रीकल्चर एनालिटिक्स में, गवर्नेंस सॉल्यूशंस में। तो इंडिया का जो मॉडल है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है और ऑस्ट्रेलिया का कहीं ना कहीं सेफ्टी ओरिएंटेड है। तो जो बायलैटरल कॉर्पोरेशन हो रहा है ये जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्टोरल इंप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पर एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक होगा हेल्थ केयर में, एंटीवायरल रिसर्च और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, एग्रीकल्चर में क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स है, प्रिसीजन फार्मिंग टेक्नोलॉजीज, माइनिंग में एआई ड्रिवन रिसोर्स एक्सप्लोरेशन और एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन होगा, क्लीन एनर्जी में स्मार्ट ग्रिड्स और ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स का। एआई क्रिएट कर रहे हैं न्यू पॉलिसी चैलेंजेस जिसमें कि एथिकल रिस्क और एल्गोरिथमिक बायस आते हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स और जॉब डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है हमारे पास में, कहीं ना कहीं ये हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास में जो ये पूरा का पूरा एआई है इसके अंडर भी है ना कुछ पॉलिसी चैलेंजेस रहेंगे, जैसे एआई को एथिकली लोग कितना यूज कर रहे हैं, या एल्गोरिथमिक बायस तो नहीं बन जाएगा किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स की तरफ। साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स और ज्यादा बढ़ गए, डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स हमेशा से रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको चीज बताती हूँ, तो आई जस्ट ओपन अ वेबसाइट विच वॉज लाइक फॉर द सब्सक्राइबर्स ओनली, जिसको मतलब एक पार्ट आप पढ़ सकते थे बाकी नहीं पढ़ सकते थे। मैंने सेम वेबसाइट ना एज इट इज कॉपी कर कर जीपीटी को दी और उसने क्या किया, उसने यहाँ पर इसको जो पूरा अंदर का आर्टिकल था वो मुझे एक साथ लाकर दे दिया, विच आई फाउंड वेरी अनएथिकल, सो आई डिड नॉट फॉलो द सेम अगेन। बट हाँ, मेरे को चेक करना था, वो मैंने चेक किया एंड इट वाज वेरी अनएथिकल प्रैक्टिस। तो गवर्नमेंट यहाँ पर स्टैब्लिश करना चाहती है शेयर्ड स्टैंडर्ड और ट्रस्ट फ्रेमवर्क ताकि इन रिस्क को मैनेज कर सके। इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, तो एआई अडॉप्शन जो है वो एनहांस करता है कॉम्पिटिटिवनेस को और इकोनॉमिक रेजिलियंस को। यहाँ पर पार्टनरशिप जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉर्पोरेशन एक न्यू फॉर्म ऑफ डिजिटल डिप्लोमेसी दिखाते हैं, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को कंबाइन करते हैं स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के साथ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास में, देखो हमारे पास में अब एआई जब आ गया तो एआई पार्टनरशिप से डिपेंडेंस डोमिनेंट टेक ब्लॉक्स के ऊपर कम होगी, रेजिलिएंट डिजिटल सप्लाई चेन्स बनेंगी और शेयर्ड स्टैंडर्ड्स को हम क्रिएट करेंगे। ईएसआई एसेस में काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ पर 20 साल के लिए कोलैबोरेशन हो रहा है 2 डिकेड्स का, जिसमें कि जो $100 मिलियन से ज्यादा की ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट होगी, 90 प्लस रिसर्च प्रोजेक्ट्स रहेंगे और फ्रंटियर टेक के ऊपर हम फोकस करेंगे ताकि इनोवेशन जो है उसमें लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेशन रहे, ना कि केवल पॉलिसी स्टेटमेंट।
फिर हमने देखा हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, ठीक है, माइनिंग में भी हमारे पास में हम एआई को यूज कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। तो एआई का एक स्ट्रॉन्ग रिसोर्स बेस है ताकि एफिशिएंट वे में हम एक्सट्रैक्शन कर पाए, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज कर पाए। क्लीन एनर्जी में हम एआई एनेबल्ड स्मार्ट ग्रिड्स लगाएंगे, रिन्यूएबल ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। अब गवर्नेंस और रिस्क क्या है यहाँ पर, एक रेगुलेटरी एंगल है। तो देखो एआई हमारे लिए एक सिस्टमिक रिस्क ला रही है। सिस्टमिक रिस्क क्या होता है, एक रिपल इफेक्ट की तरफ काम करता है कि अगर एक मान लो बैंक फॉल करा तो सारे बैंक फॉल कर गए क्योंकि सब इंटरडिपेंडेंट थे। तो एल्गोरिथमिक बाइस, डेटा प्रिवेसी कंसर्न, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, जॉब डिस्प्लेसमेंट, तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है। तो हमारे पास इनोवेशन फर्स्ट से अब हम रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज्यादा प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हैं। तो रेगुलेटर्स ग्लोबली ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की तरफ जा रहे हैं। तो जो फ्यूचर रेगुलेशंस होती हैं उसमें हम एआई रिस्क, ठीक है, एआई रिस्क के ऊपर भी फोकस करेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो ये तो हमारे पास में एक पार्ट था। अब यहाँ पर इकोनॉमिकल और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जो अब हमें समझनी है, जिसमें सबसे पहले हम बात करें प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन की। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास में एआई आउटपुट हमारे पर वर्कर बढ़ाना चाहता है। एमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया है, इनके लिए एआई कन्वर्जेंस कर रहा है एडवांस इकोनॉमीज के साथ में। इंडो पैसिफिक टेक्नोलॉजी अलाइनमेंट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम बना रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस को रिड्यूस कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में अब इकोनॉमिक पॉलिसी को सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ अलाइन कर रहे हैं ताकि साइबर सिक्योरिटी, एआई स्टैंडर्ड्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर हम कोलैबोरेट कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इंडो पैसिफिक टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में कोलैबोरेटिव एआई गवर्नेंस शेप करेगा रीजनल स्टैंडर्ड्स को, ओवर डिपेंडेंस को कम करेगा डोमिनेंट ग्लोबल टेक पावर्स पर। कुछ की टर्म्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल एआई, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट करना है एआई सिस्टम्स का जो एथिकल है, ट्रांसपेरेंट है और सेफ है। डिजिटल इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू या फिर प्लेटफॉर्म या डेटा के थ्रू ड्राइव हो रही हैं। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जिसमें एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग पर हम काम करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। तो एआई पॉलिसी सेंट्रल हो गई है टू इकोनॉमिक गवर्नेंस डिस्कशन। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स हमारी इवॉल्व कर रही है स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी टूल्स में। वर्कफोर्स रीस्किलिंग जो है वो एक रिकरिंग थीम बनेगी फ्यूचर इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी डिबेट्स में। अब आज में आप लोगों ने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको 3 यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दूंगी। जब आप इस लेक्चर को पूरा सुन लेंगे उसके बाद शाम को इस पर अपने लिए आंसर लिख सकते हैं। अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं किसी एक आंसर से शुरू कर सकते हैं, बाद में आप तीनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके पहले आर्टिकल से है। यहाँ पर मिस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट्स डीपर कंडक्ट एंड इंसेंटिव प्रॉब्लम्स विद द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम। यहाँ पर आपको क्या करना है, आरबीआई की जो ड्राफ्ट डायरेक्शंस हैं उनकी नीड डिस्कस करनी है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सेल्स प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको कॉजेस, रोल, की सेफगार्ड, चैलेंजेस क्या है एनफोर्समेंट में और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, ये बताने हैं। वर्ड लिमिट 250 से 300 वर्ड्स की है। सेकंड क्वेश्चन है, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया रिमेन्स इनकम्प्लीट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। Examine the recommendation of Finance Commission 16 regarding local body finances। तो यहाँ पर आप इसके implications को डिस्कस करोगे। क्वेश्चन 3 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्रीजिंगली शेप कर रही है इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को और जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट को। डिस्कस करो कैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कॉर्पोरेशन एआई में ब्रॉडर ट्रेंड्स रिफ्लेक्ट करता है, डिजिटल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी इंडिया पैसिफिक में, और अपॉर्चुनिटीज और रिस्क एमर्जिंग इकोनॉमी से रिलेटेड। तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर 250 से 300 वर्ड्स में लिखना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके इस तरह के आंसर्स को इवैल्यूएट किया जाए, एक फीडबैक दिया जाए और आपकी आंसर राइटिंग यहाँ पर इंप्रूव की जाए, तो आप यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कंप्लीट कवरेज होगा ईएसआई, एफएम और इंग्लिश का। फोकस करेंगे हम आंसर स्ट्रक्चर, कंटेंट एनरिचमेंट और प्रेजेंटेशन के ऊपर। यहाँ पर हम आरबीआई ग्रेड बी मेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे।
और ये उन एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पर आइडियल रहेगा जो हाई स्कोर्स और क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन चाहते हैं अपने प्रिपरेशन में। तो यहाँ पर गाइज आपका ये जो बैच है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए एक प्राइवेट ग्रुप बना दिया गया है जिसमें कि हम यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज पर आपको क्वेश्चंस देते हैं। इसके बाद में आप अपने आंसर्स हमें सबमिट करते हैं। 48 आवर्स के विद इन हम उन आंसर्स को आपका रिव्यू करते हैं। ऑल्दो यहाँ पर टेट 48 आवर्स का है, हम 24 आवर्स में यूजुअली आपके आंसर्स को आपको प्रोवाइड कर देते हैं फीडबैक। अलोंग विद दैट यहाँ पर देखो फीडबैक हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। हमारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, साथ में हमारे स्टूडेंट्स ने अभी इंटरव्यू भी देना है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराई जाती है। जिन लोगों ने सेबी का प्रिपरेशन हमारे साथ किया है उनके मैंने फ्री में भी आंसर्स चेक करे हैं विदाउट आस्किंग कि कौन सा टेस्ट सीरीज उन्होंने परचेज किया या नहीं किया। आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं हमारे ग्रुप के थ्रू। एंड यहाँ पर इसके अलावा हम आपको मॉडल आंसर्स भी देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रैक्टिस में जुड़े तो आप rpacademy.co.in या फिर हमारा एप्लीकेशन RP Academy पर जाओगे और इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। चलिए बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये लेक्चर कैसा लगा, ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा, इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या और पॉइंट्स लगते हैं जो मैं इस लेक्चर में आपके लिए ऐड कर सकती हूँ वो आप हमें बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीयर टू पीयर रिव्यू किया जाए आपके आंसर्स को तो आप हमारे ग्रुप के थ्रू यहाँ पर बाकी स्टूडेंट से कनेक्ट कर भी इन आंसर्स को ग्रुप में रिव्यू करा सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और कल से यहाँ पर कोशिश यही रहेगी कि आपको जो ये पूरा का पूरा वीडियो है वो सुबह 11 बजे से पहले पहले मिल जाए, ठीक है। चलिए क्योंकि मुझे 9:30 से 10:30 तक टाइम लूंगी मैं इसको रिकॉर्ड करने में। एंड अगर आगे फ्यूचर में कभी पॉसिबल होता है फॉर मी तो मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगी, बट फिर वो थोड़ा सुबह में रहेंगी, थोड़ा ज्यादा जल्दी, ठीक है। तो बाकी ये कैसा लगा आपको सेशन मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।